हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मोदी जी की तीसरी बार सरकार, मोदी 3 जिसे कहा जा रहा है। लेकिन क्या ये मोदी 3 है या मोदी +2 जो साथ में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं, वो कहा जाए। इस सरकार के शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा में जो कुछ हालात हमारे सामने आए, जो तकरीरें सामने आई, खासतौर पर राहुल गांधी की, वो बहुत ही दिलचस्प हैं। यानी बिल्कुल ऐसा लगा कि बिल्कुल सेंटर में जाकर के हिट किया है राहुल गांधी ने। हिंदुत्व की बात को उन्होंने एक तरह से दोहराया, ये बताया कि बीजेपी जो है वो ही हिंदू नहीं है और वही हिंदू समाज की नुमाइंदा नहीं है। उसके अलावा उन्होंने करप्शन और कई चीजें, अग्निवीर खास तौर पर जो 4 साल के लिए फौजियों को भर्ती करना, सारे इश्यूज उन्होंने गिनवाए हैं। जिसको वो अब से पहले पप्पू कहकर के टलाते थे, अब उन्होंने बालक बुद्धि कह दिया। क्या कुछ कहना चाहते हैं मोदी जी, ये समझने की जरूरत है। अंदर से कितनी बेचैनी है। और अब ताजा खबर यह है कि आज दिल्ली में, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ चुके हैं और वो कहते हैं एक लंबी विश लिस्ट लाए हैं। उनका कहना है कि हमारा जो आंध्र प्रदेश, उसकी राजधानी अमरावती बनाना और बहुत से उनके प्रोजेक्ट हैं, उस सब के लिए उन्हें पैसा चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने दिल्ली को एटीएम बना दिया है कि जैसे ही जरूरत होगी वो पैसा यहां से लेकर के चले जाएंगे, नहीं तो धमकी में रखेंगे कि सरकार गिरा दी जाएगी। अब मोदी जी जो अब लोकसभा में उन्होंने अपोजिशन को गुस्से में आकर के धमकी भी दे डाली, क्या अब वो धमकी देने की हालत में हैं? क्या वाकई उनकी सरकार, उनके पैर मजबूत हैं जमीन पर? यह सवाल बहुत ही अहम है, इसलिए कि उन्होंने कुछ कंफ्यूज भी कर दिया है। अपनी मर्जी की मिनिस्ट्रियां अपने पास रखी हैं, अपनी मर्जी का स्पीकर, और उस पर ये दोनों जो उनकी बैसाखियां हैं वो खामोश रही हैं। आखिर क्या कुछ चलेगा, क्या होगा? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं राम पुनियानी जी, जो मुंबई में रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तारीख को, देश की हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सियासत को अच्छी तरह से जानते हैं। और राम पुनियानी जी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा और फिर जो दूसरी यात्रा थी उसके बारे में भी काफी पॉजिटिव, अच्छी उम्मीदें उन्होंने जताई थी और उस का नतीजा भी हमारे सामने आया है। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, धन्यवाद। उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि जिसको कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, तो ये जो पालने में ये सरकार है, अभी 1 महीना हुआ है, आपको क्या लगता है? जो कुछ लोकसभा में हमने देखा, जो कुछ राज्यसभा में देखा, जो कुछ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को हम देख रहे हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो ये बात सच है कि मोदी फिर से सत्ता में आए हैं, पर इस बार बड़ा फ़र्क ये है कि वो 240 सीट से आए हैं। इसके पहले उनकी 300 से ऊपर सीट्स थी, तो उनमें जो एक प्रकार का अहंकार, ईगो आ गया था कि मैं ही सब कुछ हूँ और अपोज़िशन कुछ नहीं है। वो ऐसे ही करते थे, अपोज़िशन को कोई महत्व नहीं देते थे, ज़्यादातर पार्लियामेंट में बैठते भी नहीं थे। जब कुछ थोड़ा बहुत बोलना होता तो आते थे और फिर निकल जाते थे। और अपोज़िशन अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश करता था। उनकी संख्या कम होने के कारण, कभी स्पीकर के कारण, कभी रूलिंग पार्टी जो उनको दबाती थी, उसके कारण वो अपनी बात उतनी कह नहीं पाते थे। तो पिछले 10 साल में जो लोकसभा के अधिवेशन हुए हैं, उसमें और इस अधिवेशन में एकदम क्लियर फ़र्क समझ आ गया। अगर आप 3 दिनों की कार्रवाई देखें, तो ये अभी एक ज़िंदा लोकसभा हो गई है। इसमें अपोज़िशन अपनी उपस्थिति बहुत मज़बूती से दर्ज करा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि अभी तक का जो लोकसभा का सेशन हुआ, वो अपोज़िशन के नाम है। हम्म। भले ही इसमें सत्ता पक्ष के लोग काफ़ी बोले, काफ़ी इंटरप्ट किया, पर अपोज़िशन ने जिस प्रकार से अपना डिस्प्ले किया, राहुल गांधी एक हैं, अखिलेश ने भी बहुत सुंदर भाषण दिया, महुआ मोइत्रा ने भी बहुत दिया,
बाकी कई लोगों ने भी इतनी जबरदस्त भाषण दिए, और ये भाषण हवाई नहीं थे। ये भाषण लोगों के मुद्दे से जुड़े हुए थे, और लोगों के मुद्दे से जुड़े होने के कारण आपको एक बात बता दूं कि इसके जो वीडियो अभी वायरल हो रहे हैं लोकसभा अधिवेशन के, उसमें राहुल गांधी का वीडियो मोदी के वीडियो से 8 गुना ज़्यादा चल रहा है, 8 गुना। आज तक जो आपको यहाँ का सरताज समझते थे, बेताज बादशाह समझते थे, जो अपने आप को भगवान का अंश समझते थे, तो राहुल गांधी ने अपने भाषण में वो पूरा खोल-खाल के रख दिया। खोल के रख दिया, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, अग्निवीर का मुद्दा हो, नीट का मुद्दा हो, और दूसरी तरफ से जो सांप्रदायिक सद्भाव, मेरे ख्याल से मुझे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात लगी कि उन्होंने जब हिंदू धर्म की अपनी परिभाषा बताई, हिंदू की जब अपनी परिभाषा बताई कि हिंदू हिंसा नहीं करता, हिंदू नफरत नहीं फैलाता, एक, और दूसरा जब उन्होंने कहा कि मोदी समाज, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, यानी इन्होंने हिंदू समाज की ठेकेदारी लेके नहीं रखी है। हिंदू समाज अपनी ठेकेदारी किसी को देता नहीं है। तो उन्होंने ये जो बात कही, वो महात्मा गांधी जिस प्रकार से कहते थे, मैं हिंदू तो हूँ, पर उन्होंने सभी लोगों को अपने साथ जोड़ा, सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों का आदर किया। तो आप देखिए राहुल गांधी ने वो चारों तस्वीरें दिखाई जो भारत के 4 बड़े धर्म से जुड़ी हुई है। उसी में एक मैसेज आ गया कि हिंदू तो हैं ही हैं, और मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, और ये सब बराबर के नागरिक हैं। तो मेरे ख्याल से उनके भाषण का ये भाग मुझे सबसे बेहतरीन लगा। सबसे बेहतरीन इसलिए लगा क्योंकि पिछले 10 साल में सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि सिख जब आंदोलन करते हैं तो उनको खालिस्तानी कहा जाता है, मुसलमानों को विदेशी कहा जाता है, क्रिश्चियंस को अपना धर्म फैलाने वाला कहा जाता है। ये सब जो नफरत फैलाई जाती है, उसके खिलाफ उन्होंने जो वास्तव में कहा है कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, इसको उन्होंने सच करके बताया। और ये जो 3-4 दिन की कार्रवाई आपने देखी लोकसभा में, ये सही बात है, ये पूत के पाँव पालने में दिख गए। ये पूत में कुछ दम है कि पिछले 10 साल से जिस प्रकार से बीजेपी रूलिंग पार्टी अपनी मनमानी से नियम बना रही थी, कानून बना रही थी, जैसे सीएए का कानून बनाया, किसानों की उपेक्षा की, विद्यार्थियों की तो उपेक्षा हो ही रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब ये मुद्दे कम से कम लोकसभा में तो लगातार मजबूती से आते रहेंगे। ये मजबूती क्यों है? क्योंकि विपक्ष अभी माइनॉरिटी में नहीं है। 10 साल के बाद हमको पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन मिला है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी कोई नहीं था, क्योंकि उनकी संख्या जो 44 से कम हो, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिलता। पिछली बार कांग्रेस की एक सीट कम थी, 53 थी, तो उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं दिया। इस बार तो कांग्रेस की सीटें पहले से डबल हो गई, प्राय डबल हो गई, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। और ये लगता है कि भले ही मोदी अपनी वही पुरानी चीजों पे समाज को ऐसा चलाने की कोशिश करेंगे, वो उनके खून में घुस गया है कि एक तानाशाहीपना, तानाशाही के ऊपर जाके कि मैं तो भगवान हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, वो अभी चलेगा नहीं। इसको जगह-जगह रुकावटें आएँगी, और आप देखेंगे कि लोकसभा के डिबेट्स में इनके चेहरे उतरे हुए रहेंगे। कैसे राहुल गांधी के भाषण देते समय तो मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी, अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी, और भले ही उनका स्पीकर था, तो अमित शाह कहते हैं कि आप तो राहुल गांधी के प्रति पक्षपात कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं अपने नियम के अनुसार, कायदे के अनुसार, और जबरदस्त भाषा में बोल रहे हैं। और जब खासतौर से हिंदू धर्म की बात आई, तो हिंदू धर्म की उनकी बात लोगों के दिल में बहुत टच की कि वास्तव में हम जो हिंदू धर्म के नाम पे जो परोसा जा रहा है, वो हिंदू धर्म का उससे कुछ लेना देना नहीं है। न हिंदू धर्म नफरत सिखाता है, न हिंदू धर्म हिंसा सिखाता है, न हिंसा परमो धर्म हम बोलते हैं और नफरत फैला के हिंसा करवाते हैं। तो ये बातें मेरे ख्याल से अभी लोकसभा का जो चरित्र है वो पहले जैसा नहीं रहेगा, इसमें काफी बदलाव आएगा। जी, लोकसभा के चरित्र के बारे में आपने बताया। देखिए, एक एक बहुत ही अहम वाकया हुआ इसमें, जब राहुल गांधी ने स्पीकर के बारे में ये कहा कि इस कुर्सी पर एक तो स्पीकर हैं और एक ओम बिरला हैं,
और फिर उन्होंने जिस तरह से ओम बिरला के पक्षपात का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझसे आपने हाथ मिलाया तो बिल्कुल ऐसे जैसे जैसे कहते हैं ठंडा हाथ, और मोदी जी के सामने नतमस्तक हो गए। तो उन्होंने ये आम तौर पर इस किस्म की बात जबान पे नहीं लाई जाती, लेकिन उन्होंने ये बात जबान पे दोहरा करके एक तरह से स्पीकर को एक तरह से कपड़े उतार दिए कि अब के बाद आप जो कुछ करोगे जरा सोच समझ के करना। आपको क्या लगता है कि इस सब के क्या मानिए, राहुल गांधी क्या कुछ चाह रहे हैं, क्या कुछ आगे क्या देखना चाह रहे हैं संसद के अंदर? देखिए, ये जो आपने बात कही, लगती तो बहुत मामूली बात है, पर उसमें बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है कि स्पीकर लोकसभा का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होती है, और वो प्रधानमंत्री के सामने झुक रहे हैं, यानी वो पक्षपात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी पिछले 10 साल की कहानी बता रहे हैं इसमें कि पिछले 10 साल तक आपने पक्षपात किया, 146 एमपीज को आपने निष्कासित कर दिया, महुआ मोत्रा की सदस्यता खत्म कर दी, मेरी यानी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी। तो उन्होंने बार बार ओम बिरला को सारांश में मैसेज दे दिया कि आप अभी तक इस प्रकार से भाजपा के प्रति पक्षपात करते रहे हैं, हमारी आवाज को दबाते रहे हैं, हमारे अधिकारों को दबाते रहे हैं, अब वो होने वाला नहीं है। अब हम अलग अलग तरीके से अपने अधिकारों के लिए हमारा विपक्ष का कर्तव्य है कि सरकार के सामने जनता के सवालों को निष्पक्षता से रखें, बिना डरे हुए रखें, और वो हम करेंगे, ये उन्होंने बता दिया। एक बात और भी है, राहुल गांधी की तो बात है, पर राज्यसभा में खड़गे जी ने भी कुछ कम नहीं किया। उन्होंने भी बहुत ईमानदारी से, प्रतिबद्धता से, मजबूती से अपना पक्ष रखा और ये बता दिया कि अभी आप जो उपराष्ट्रपति हैं, वो तो मोदी जी के सामने और भी झुकते हैं। बिरला जी 30 एंगल पे झुकते हैं, तो वो 60 एंगल पे झुकते हैं। तो धनखड़ जी को जो उपराष्ट्रपति भी हैं, इन्होंने खड़गे ने बिल्कुल संदेश दे दिया कि अब ये आपको निष्पक्ष रहना पड़ेगा, विपक्ष को इज्जत देना पड़ेगा, विपक्ष की बात को सुनना पड़ेगा। ये सब खड़गे जी ने भी राज्यसभा में एक कमाल की बात कर दी। अच्छा अच्छा, मैं एक चीज पर गौर कर रहा था कि देखिए ये बात कई बार सामने आई है और वो महसूस भी होती है, जो लोग नजदीक से चीजों को देख रहे हैं वो हमें आपको याद है कि एक बार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने ये कहा था कि ये अडानी अंबानी ये सब तो दिखाने के हैं, असल पैसा मोदी जी का ही है। यानी और दूसरे तरीके से ये भी कहा जाता रहा है कि मोदी जी तो सिर्फ मुखौटा हैं, असल तो सरकार पूंजीपतियों की है, अडानी और अंबानी की। अब एक बात बताइए, आप मुंबई में रहते हैं, जहां अंबानी रहते हैं, जहां पड़ोस में ही आपके अडानी भी रहते हैं गुजरात में। इन लोगों के दिल पर क्या कुछ गुजर रही होगी जब राहुल गांधी इतना खोल खोल करके भिगो भिगो करके जूते मार रहे थे? इन पे क्या गुजर रही होगी, या आगे की स्ट्रेटेजी क्या कुछ बना पाएंगे ताकि अगर सरकार बदले तो राहुल गांधी को भी बकौल उनके अपनी जेब में रख सकें? उनको ये कोशिश तो जाहिर होगी। आपको क्या लगता है कि उनकी साइकोलॉजी इस वक्त क्या होगी? देखिए, जो व्यापारी होता है, व्यापारी जानता है कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है। इसलिए अगर आपने ख्याल किया होगा, तो अडानी ने अभी राहुल गांधी की तरफ भी कुछ नरमाई से बोलना चालू कर दिया है, कांग्रेस की तरफ भी कुछ नरमाई से बोलना चालू कर दिया। अगर सरकार बदलती है तो इनको, तो वैसे तो मोदी से ज्यादा कंफर्ट है, क्योंकि मोदी तो इनको ब्लैंक चेक दे देते हैं। इतना इनको पता है कि राहुल गांधी के समय ऐसा ब्लैंक चेक इनको मिलेगा नहीं, पर फिर भी ये अपना रास्ता निकाल लेंगे, और ये कांग्रेस के साथ भी एक प्रकार से समझौता कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनके कई मीडिया, कई अखबार ऑलरेडी थोड़ा सा निष्पक्ष होने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक मोदी मीडिया, टीवी, टेलीविजन मीडिया, ये पूरी तौर से भाजपा का एक मुखपत्र बन गया था। तो अब उनमें से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा निष्पक्षता दिखा रहे हैं। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। भास्कर अखबार, मेरे ख्याल से देश का, हिंदी का बहुत बड़ा अखबार है। उसमें फ्रंट पेज पर एक तरफ राहुल गांधी, लेफ्ट के साइड में राहुल गांधी का हिंदू क्या है की परिभाषा, और दूसरी तरफ मोदी उसको कैसा गलत
कोट करके अपनी बात कर रहे हैं। ये भास्कर के फ्रंट पेज पे था। तो इससे मैं देखता हूँ कि मोदी अडानी वगैरह जो भी, ये अडानी अंबानी जो भी हैं, ये समय के साथ अपने को तुरंत बदल देंगे और उसके हिसाब से उनकी उनको जो है अपना धंधा तो चलाना है, बिजनेस तो चलाना है, 26-26 मंजिला के मकान बनाना है और पैसे को पानी की तरह बहाना है अपनी लग्जरीज के लिए। तो वो कांग्रेस सरकार के प्रति भी एक थोड़ा सा नरम रवैया रुख करेंगे, ऐसा ऐसा हो सकता है। अच्छा, मैं कुछ चीजें और बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन एक एक सवाल आ रहा है जहन में, वो ये कि हमने आपने बहुत सी सरकारें देखी हैं हमसे पहले, जी। कांग्रेस की देखी और जनता पार्टी सरकार देखी, मिली जुली सरकारें देखी, कभी यूपीए की, कभी एनडीए की। बहुत बार ये महसूस होता रहा कि सरकार और विपक्ष के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और वो अंडरस्टैंडिंग इस हद तक नजर आती रही है अब से पहले कि इलेक्शन में अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर के सामने अपना कमजोर कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाए ताकि वो अपोजिशन वाला लीडर ही जीत जाए। इस हद तक जाहिर है बगैर अंडरस्टैंडिंग तो होता नहीं था। तो अब क्या लगता है कि राहुल गांधी किसी उस तरह के फ्रेम में अपने आप को फिट करेंगे? देखिए, ये आज टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में भी इसी बात पे है कि पक्ष और विपक्ष में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी सिद्धांतों के आधार पे समझौता करने वाले नहीं है। सिद्धांतों के आधार पे वो पहले जो है इस प्रकार का वीक कैंडिडेट रखते थे, जब उनको लगता था विपक्ष के ये नेता का लोकसभा में होना जरूरी है ताकि उनकी बात सामने आ सके। जैसे उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर हैं, कि जो भारत के पार्टीशन के बाद जहाँ से चुन के आए थे वो बांग्लादेश में चला गया, यानी ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। तो फिर कांग्रेस ने उनके लिए रास्ता खाली किया, क्योंकि वो जानते थे कि हमको चाहिए। पर भाजपा के अंदर कोई ऐसा नेता हो इसके लिए जगह बनाई जाए, वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो अभी चाहिए हमको नेता वो ज्यादातर तो इंडिया गठबंधन में ही है। इंडिया गठबंधन में ही ज्यादा अच्छा समझौता और अच्छा बेहतर कर सके, तो वो एक हो सकता है। पर इस प्रकार से बीजेपी के साथ तो कोई समझौता करना मुश्किल है। हो सकता है चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जब चाहिए आपको उनका इंटरेस्ट रहा तो पलट जाएंगे, और नायडू के साथ ये हो सकता है। पर जहाँ तक बीजेपी का सवाल है उसके साथ कोई ऐसा समझौता हो मुझे लगता नहीं है। तो ये ऐसा समझौता होता नजर नहीं आता। वो बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कुछ इंटरनेशनल सियासत में मैं अक्सर कहता हूं कि अब डायरेक्टर एक नहीं रहा। पहले एक डायरेक्टर होता था फिल्म बनाने वाला, सबको रोल देता था, लड़ो भिड़ो आखिर में मिल जाओ। तो ये अब इंटरनेशनल पे भी नहीं हो रहा, और यहां भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के कम से कम कांग्रेस का लीडर होते हुए ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब मैं ये समझना चाहता हूं कि अब तक जो कुछ हमने लोकसभा में और राज्यसभा में इंडिया अलायंस के लोगों को नजदीक देखा, जिस तरह से हमने राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में केमिस्ट्री देखी, जो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव इशारा है, आपको क्या लगता है कि अब आने वाले वक्त में जिस जोर से, जिस जोश से लोकसभा इलेक्शन लड़ा गया इंडिया अलायंस के तहत मजबूत एक अपोजिशन खड़ा करने के लिए, क्या राज्यों में होने वाले इलेक्शन में भी ये टारगेट उनके सामने रहेगा कि बीजेपी को कहीं कामयाब ना होने दिया जाए और अपोजिशन ही मजबूती से उभर करके आए? अभी 3-4 स्टेट्स में कुछ महीनों के बाद इलेक्शन होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि उसमें आपको क्या उम्मीद है? देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर आशा आती है तो बढ़ती जाती है, और ये चुनाव में भले ही इंडिया की सरकार नहीं बनी, पर जो नतीजे आए उससे काफी देश में राहत महसूस हुई। और ये विपक्षी दलों को भी लगा कि पहले जो एक धारणा बनाई गई थी कि मोदी को हराया नहीं जा सकता, वो हार धारणा भी टूट गई है, भले ये मेजोरिटी पे नहीं आए। तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव राज्यों के चुनाव पर होगा। और राज्यों के चुनाव में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो अभी उनमें अलायंस पहले से बेहतर होगा। इन्हें कहते हैं ना कि आशा से आशा और बढ़ती है। एक आशादायक वातावरण समाज में बन गया है। तो उम्मीद ये है कि जो इंडिया अलायंस के लोग हैं
इनमें जो आपसी तालमेल है वो पहले से बेहतर होगा। इसमें मुझे तो कुछ फर्क नहीं लगता। जो भी राज्यों में चुनाव होगा, जैसे झारखंड में है, फिर अभी महाराष्ट्र में है, दूसरे प्रदेशों में है, तो इनका महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी उनका तालमेल एकदम बहुत मजबूत हो गया है, पहले से भी मजबूत हो गया है। झारखंड में भी वही होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, क्योंकि अभी उनको एक होप आ गई है कि अगर हम साथ में रहेंगे तो हम ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, साथ में रहेंगे तो भाजपा को हरा सकते हैं, या भाजपा का ये जो सांप्रदायिक राजनीति का मुकाबला हम कर सकते हैं, ऐसा उनको एक उम्मीद आ गई है। अच्छा, अब एक एक चीज और है। कुछ मुस्लिम जो लीडर्स हैं अलग अलग पार्टियों के या पार्टियों में रहे हैं, उनमें एक एहसास पैदा हो रहा है जो कई वर्षों से मैं महसूस कर रहा हूं। वो ये कि भाजपा भाजपा तो हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बात करती ही है, उससे कोई शिकायत नहीं है, उसका तो पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन अपोजिशन पार्टियां भी, इंडिया अलायंस पार्टनर्स भी, और थोड़ा सा अगर नजदीक से कहा जाए, वो लोग भी मुस्लिम्स को टिकट देते हुए इसलिए डरती हैं कि इन्हें हिंदू वोट नहीं करेगा। अब इस तरह से मुसलमान अपने आप को पॉलिटिशियन एलिनिएटेड महसूस करता है, अलग थलग महसूस करता है कि बीजेपी से तो हमें शिकायत है ही, अब हमें अपनी इन पार्टियों से भी शिकायत है जो हमसे वोट तो ले लेती है भरपूर, लेकिन हमें टिकट नहीं बना देती, कैंडिडेट नहीं बनाती। इसका कोई इलाज है आपकी नजर में? क्या करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को? पहली बात तो ये है कि आप जो कह रहे हो पूरा पूरा सच है, पूरा पूरा सच है। और इस बार जो बीजेपी ने तो एक भी एमपी नहीं है मुसलमान, और इंडिया अलायंस में काफी हैं, पर जितने होना चाहिए उतने नहीं है। और ये शिकायत मेरी भी रहेगी, यानी आप जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस है वो तो कर रहे हैं, पर मेरी भी ये शिकायत है, और हमारे जैसे कई लोग अभी इस बात पे बात कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस पे या तो पिटीशन की जाए या उनको अप्रोच किया जाए और उनको कहा जाए कि भाई मुसलमानों को जो इनविजिबल बना दिया गया है, अदृश्य बनाने की कोशिश है, उनको घेटोज में डालने की कोशिश है, इसका विरोध करके ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स को विनेबल बनाना चाहिए। वो कहते हैं विनेबल है कि नहीं, यानी जीतने लायक कि नहीं, जीतने लायक बनाना भी इंडिया गठबंधन की जरूरत होना चाहिए। ऐसा प्रतिनिधित्व सबकी तरफ से इंडिया अलायंस को जाना चाहिए। और मेरी भी मुख्य शिकायत इंडिया अलायंस से यही है कि ये मुसलमानों को दरकिनार करने की प्रक्रिया है, उसमें पहला स्टेज तो आ गया कि अभी उन पर इतने हमले, डायरेक्ट हमले उतने शायद ना हो। ये देखिए पहले क्या होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में वो एक डरा धमका के, र्यूमर फैला के, हिंसा करवा के उनको एक घेटो में धकेल देना, और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो सब उसको यानी अदृश्य बना देना, के कारण फिर मुसलमान एमपी भी कम हो गए, एमएलए भी कम हो गए, ग्राम पंचायत में भी कम हो गए। तो इंडिया अलायंस की ये जिम्मेदारी है कि ये प्रक्रिया को वो उल्टा करे और लायक मुसलमान कैंडिडेट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देके इंश्योर करे कि वो जीतते हैं और लोकसभा में ज्यादा संख्या में आए। अच्छा, एक चीज और है, मुझे लगता है कि इसका इलाज क्या आपको नहीं लगता कि एक और तरीके से किया जा सकता है जो समाज खुद कर सकता है, जिसमें सिविल सोसाइटीज कर सकती हैं, जिसमें सर्वधर्म सम्मेलन किस्म की चीजें हों, कॉन्फ्रेंस हों, आपस में फिर वही बात ऊंची आवाज से की जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये बात समाज में, उस समाज में जहां कड़वाहट फैलाई गई बीजेपी के जरिए, जहां नफरत फैलाई गई, वहां वो दोबारा कनेक्ट हों आपस में, ये सारे समाज, सारे धर्म के लोग, उसके लिए समाजी सुधार, समाज सुधार कहिए उसे, या कम्युनल हार्मनी वापस लाने की कोशिश, उसके लिए आप क्या कहते हैं? उसके लिए क्या कोशिश हो सकती है? क्या आम लोग क्या कर सकते हैं, संस्थाएं क्या कर सकती हैं, और अब जहां जहां इंडिया अलायंस की या कांग्रेस की सरकारें हों, वो इस किस्म की एक्टिविटीज को बढ़ाएं ताकि उनके लिए भी वो जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया विनेबल बनाया जा सके मुसलमानों को, उसका एक हिस्सा ये भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? मैं फिर से आपसे पूरा पूरा सहमत हूँ। ये जिम्मेदारी केवल राजनीतिक पार्टीज की नहीं है, राजनीतिक पार्टीज ने तो करना भी चाहिए,
और जो सामाजिक संगठन इस बार सभी सक्रिय हो गए थे। आप ख्याल कीजिए काजिम भाई, इस बार इतना क्रेडिट राजनीतिक पार्टियों को जाता है, उतना ही क्रेडिट सामाजिक संगठनों को जाता है, जिन्होंने सामाजिक लेवल पर भाजपा को हराओ इस नारे के अंदर लोगों को साथ में लाया। तो अभी उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार से इंटर रिलीजियस इंटरफेथ प्रोग्राम्स हो, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस आए कि हमारे साथ ही सब हैं, और ये कार्यक्रम मोहल्ले से लेके, शहर से लेके, प्रांत से लेके देश भर तक चले। इसकी एक सामाजिक संगठनों की ये जिम्मेदारी है। ये मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। और खैर मेरी जितनी कोशिश रहेगी वो इस दिशा में रहेगी कि सामाजिक संगठनों को रिक्वेस्ट करना, अपील करना कि भाई हमारे समाज को इन्होंने, हमारे समाज के ताना बाना को इन्होंने जो तोड़ा है उसको फिर से रिस्टोर करना है। वो राजनीतिक तौर पे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर सामाजिक तौर पे भी इम्पोर्टेंट है। अब पुरानी जो कहानियां हैं कि भाई किसी गांव में रामलीला हो रही तो उसका गायक जो मुख्य है वो मुसलमान है, तबला बजाने वाला मुसलमान है। मुहर्रम का तैयारी हो रही तो मुहर्रम की तैयारी में कुछ मुसलमान है और बाकी हिंदू लड़के उसमें मदद कर रहे हैं। ये सब ये जो हमारे अभी 40 साल पहले तक थी, 30 साल पहले तक थी, इसको वापस लाने के लिए समाज के संगठनों में एक संदेश देना बहुत जरूरी है। तो जिम्मेदारी हिंदू संगठनों की भी है, मुसलमान संगठनों की भी है, क्रिश्चियन संगठनों की भी है। यानी जो जिनको चुनाव में जीतने की कोई ख्वाहिश नहीं है पर बेहतर समाज बनाने की ख्वाहिश है, वो लोगों को अभी इस प्रकार के काम करना बहुत जरूरी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी। देखिए 10 साल तो हमें बिल्कुल सामने नजर आते हैं। उससे पहले 1984 के बाद जिस तरह से कम्युनल माहौल बनाया गया और उस हद तक ले आया गया कि मस्जिद गिर जाए और देश के लोग उसे बर्दाश्त कर लें, या मॉब लिंचिंग हो जाए, कहीं 100-200 लोग इकट्ठे हो, एक आदमी को कत्ल कर दें, भीड़, और ये सब इस समाज ने बर्दाश्त किए हैं इस वजह से कि नफरत बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। तो उस नफरत को कम करने की जिम्मेदारी बहरहाल सभी की है। आपने जो सामाजिक संगठनों को मशवरा भी दिया, सियासी पार्टियों को भी मशवरा दिया कि हमें वापस वो जो बड़ा नुकसान हुआ है, जो बड़ा एक तरह से खाई खोदी है बड़ी सामाजिक सौहार्द में, उसे फिर से पाटने की जरूरत है और सभी इस देश को मिलकर के, एक साथ मिलकर के तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से डरता रहे? क्या अगर किसी पड़ोसी का घर जल जाए और दूसरा पड़ोसी उसका घर बुझाने ना जाए, आग बुझाने ना जाए, तो फिर समाज के क्या मानी रहते हैं? वो नहीं होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा है तो वो वापस नॉर्मल हो, प्यार मोहब्बत बढ़े, ये बहुत ही अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आप हमें समय दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी आपको मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और हमें मशवरे भी देते रहें। और अगर कोई खास ऐसा मशवरा हो उसके साथ आप अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें। किसी भी लेवल पर अगर आपकी बात हम कह सकते हो अपने चैनल पर, उसकी भी हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।